चलो फ्रेंड, सो ओके, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, इसको जब जितने दिन बाद आना है आने दो, बट वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे ओनली। आज सर, चले फाइन। ओके, सो केमिकल रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 1। आज तो खैर वही करते हैं। उसके अलावा अगर आपको बायो का चैप्टर पहले पढ़ना है, यू आर मोस्ट वेलकम, बट फिजिक्स का नहीं। फिजिक्स बाद में, फिजिक्स छोड़ के केमिस्ट्री बायो जो भी पढ़ना है सब पढ़ाया जाएगा, फिजिक्स बाद में पढ़ाई जाएगी। सो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस। फाइन, जस्ट ट्राई टू बी रेगुलर। मतलब मैं ये सेम चीज 11th 12th के बच्चों से भी बोलता हूं। अगर आप इरेगुलर रहेंगे, आप सोचेंगे अगर आप ऑफलाइन आ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आप आइए। नहीं आ सकते, किसी दिन आपका कोई इश्यू चला जाता है, तो यू कैन डू इट ऑनलाइन, देयर इज नो इश्यू। परमानेंटली इफ यू वांट टू डू इट ऑनलाइन, वो भी आप कर सकते हो, बट द पॉइंट इज टू बी रेगुलर। जब तक कोई बहुत ज्यादा मतलब अल्ट्रा इमरजेंसी ना हो, तब तक आपको क्लास नहीं मिस करनी, क्योंकि अगर आप रेगुलरली क्लास करोगे तो उससे आपको बहुत इश्यू जाएगा। ए बी, वी आर स्टार्टिंग द केमिस्ट्री। सो मुझे पता नहीं है कि आपको 9th क्लास का कितना आता है। ठीक है, कुछ कुछ बच्चों का तो चलो आई नो, बट मैक्सिमम का तो पेपर्स तो मैंने देखे हैं, बट मोस्टली आई कंसंट्रेटेड ऑन फिजिक्स। तो मुझे केमिस्ट्री और बायो का आई डोंट नो कि आपको कितना बेसिक्स क्लियर है। फाइन, जितना मुझे क्लास 10th में जरूरत है आपके 11th की नॉलेज की, वो दो चीजें हैं। नंबर 1, एक आपको वैलेंसी की टेबल बनी होगी जिसमें आपको 30 या 30 तक एलिमेंट्स लिखे थे, राइट? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, राइट? यहां से लेके आई थिंक कॉपर, जिंक, आगे तक, जिंक तक तो आई थिंक थे। ये 30 एलिमेंट्स, इनके नाम, इनके साइन, चलो 30 मैं भी बता देता हूं, ठीक है, वो जरूरी है। उनके नाम, उनके साइन और उनकी वैलेंसी। पहली चीज तो आपको यह याद होनी चाहिए, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम है ना चैप्टर, उसी की वो टेबल है, राइट? नहीं याद है तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, आपको कैसे याद करना है, आपको वो याद हो जाएगी, इसमें कोई इश्यू नहीं। क्योंकि अपन जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस में सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी अपन केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज अपन करने वाले हैं, चलो आज तो समझ में आ जाएगा बिकॉज आई विल डू द बेसिक्स। कल से आई विल डायरेक्टली यूज H2SO4, राइट? H2SO4, आई विल यूज HCl। अब ये फॉर्मूलेज बनाना आप सीख चुके हो, राइट? कैसे बनाए जाते हैं, इसके लिए भी एक टेबल है जस्ट इसके पहले वाले चैप्टर में, जिसमें आपको वैलेंसी वाइज 3 वैलेंसीज के आपको आइटम्स दिए हुए हैं, 1, 2 और 3। ये दो टेबल्स आपको मुखाग्र याद होनी चाहिए। जितने बच्चे क्लास में आएंगे, जब तक ये दो टेबल्स नहीं बनेंगी तब तक अपन आगे नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि अगर ये दो टेबल्स याद हो गई तो सिर्फ क्लास 10th नहीं, इवन क्लास 11th क्लास 12th में कितना भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो वो आप बना सकते हो। तो आपको इनकी वैलेंसीज के साथ ये टेबल्स याद करनी है। इतने एलिमेंट्स के बारे में एटलीस्ट आपको आना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द केमिस्ट्री, ये बेसिक्स है। अगर आप ये दो टेबल्स मुझे याद करके दे दोगे, मैं गारंटी देता हूं कि केमिस्ट्री के चारों चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से बनेंगे। जितने इंटरेस्ट से आपने फिजिक्स पढ़ी थी, उससे ज्यादा इंटरेस्ट से आप केमिस्ट्री पढ़ोगे, आई कैन प्रॉमिस। बस मुझे वो दो टेबल्स आपसे याद करते हुए देखो, मुझे खुद वो थी, मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ा, तो मैंने खुद कितने टाइम से केमिस्ट्री नहीं देखी होगी। अभी 12th की स्टार्ट कर रहा हूं तब देखी थी, बट देन आई ड्रॉप द प्लान। तो मैं वही कह रहा हूं कि कुछ सब्जेक्ट कोई अलग नहीं होता है, तो पूरी साइंस। मुझे आज तक याद है, मैंने भी क्लास 10th में याद की थी, इवन क्लास 9th में याद की थी। ये टेबल आप बहुत आसानी से याद कर सकते हो।
कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एक सांस में लिख दी, राइट? बिकॉज आई नो द ट्रिक, मुझे पता है ये कैसे याद करनी है। आपको इसकी ट्रिक पता है ये कैसे याद करनी है? नहीं, आपको सिर्फ एक सांस में इसको बोलना है, हाँ ही लीबे बकनो पानी नामक अलसी फस कलार, हो गया। इसको लिखने का तरीका है, राइट? यू विल लर्न लाइक, शर्माने की जरूरत नहीं है, तरीका यही है, ये बेसिक फंडे हैं। आजकल के टीचर्स नहीं बताते होंगे, फाइन एनफ, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपको कोई सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको ये रटना पड़ेगा। हर चीज समझ के नहीं समझी जाती, कभी कभी आपको याद करना जरूरी है। हमारे यहां अगर ब्राह्मण्स ने वेदास को रटा नहीं होता तो आज वेदों का ज्ञान समाप्त हो गया होता। उन्होंने रोट किया उसको, वे मेमोराइज, रटा है। अपन क्या आजकल बोलते हैं, चलो ठीक है, यशपाल ने किताब लिखी थी दैट अंडरस्टैंडिंग लर्निंग अदरवाइज द बर्डन, तो ठीक है, समझ के पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन बहुत सी चीजें हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी। अगर आपको केमिकल एलिमेंट्स के नाम नहीं पता है तो आप केमिस्ट्री को कैसे हैंडल करोगे? और अगर आपको केमिकल एलिमेंट्स के नाम पता है तो आपको केमिस्ट्री हैंडल करना ऐसे आएगा। ऐसे कुछ ज्यादा तो मैं बोल नहीं रहा हूं, आई एम जस्ट आस्किंग अबाउट द 30 एलिमेंट्स। ये 30 एलिमेंट्स तो आप याद कर सकते हो, राइट? इट्स सिंपली लाइक हा ही ली बे बकनो फानी ना मग अलसी पस कला, ठीक? फिर उसके बाद आता है कक्का, एंड देन शक्ति वक्र मनफे कोनी कुजन। और कोरियन ड्रामा सीरीज देखता है कोई? ये उसी टाइप की लैंग्वेज है, बट यू हैव टू रिमेंबर, राइट? यू हैव टू रिमेंबर। आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको यही याद करा दूं। ये 30 एलिमेंट्स सीधे एटॉमिक नंबर्स हैं। कितने नंबर्स हैं? एटॉमिक नंबर। यहां जो आपको पहला एलिमेंट दिख रहा है उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 1। और जो लास्ट एलिमेंट दिख रहा है उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 30। अगर आपको ये 30 एटॉमिक नंबर्स याद है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बहुत आसान हो जाता है। क्या हो जाता है? बहुत आसान हो जाता है। तो सोचो 30 एलिमेंट से आप कितना कुछ कर सकते हैं, और जैसे ही इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होगा तो इनकी वैलेंसी निकालना उससे भी ज्यादा आसान हो जाएगा। ये सब बेसिक्स है जो आपको पता नहीं, पता भी है कि नहीं, बट जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूं किसकी, हीलियम की, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2। अगर एटॉमिक नंबर 2 है तो पहले ही शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे? 2। इसका शेल कंप्लीट है, इसकी वैलेंसी क्या है? 0। कभी देखा है हीलियम को किसी के साथ कंपाउंड बनाते हुए? नहीं देखा होगा। कभी सुना हीलियम ऑक्साइड, हीलियम डाइऑक्साइड? नहीं सुना होगा, बिकॉज हीलियम की वैलेंसी ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर लिथियम की बात की जाए, दिस इज जस्ट बेसिक, अच्छे सुनिए इसको, राइट? वी विल कम टू द चैप्टर सून, जस्ट डोंट वरी। जैसे लिथियम की बात की जाए तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3 होता है। तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे? दूसरे में 8 जाते हैं, बट है कितना? 1। अब या तो लिथियम अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे तो अपने शेल को कंप्लीट करेगा, या फिर जो 1 इलेक्ट्रॉन है उसको क्या कर दे? लूज, तो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? स्टेबल। इधर इट कैन गेन 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। अंशल ध्यान का, क्या बोर्ड पे ध्यान। या फिर वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल। क्या इजी है? एक को लूज करना कि 7 को गेन करना? एक को लूज करना। पॉइंट, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है मतलब इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? +1। कितनी हो जाएगी? +1। इसकी वैलेंसी 0 हो, इसकी वैलेंसी क्या है? +1। एंड इन अ सिमिलर मैनर बेरिलियम की बात करी जाए तो 2 और 2, तो अब इसके 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी है, इसमें इसकी वैलेंसी क्या है? +2। इन अ सिमिलर मैनर अब आगे बोरॉन की बात की जाए तो 2 और 3, अगेन द वैलेंसी इज 3, राइट? फिर कार्बन की बात की जाए तो इसकी वैलेंसी 4 है। इधर इट कैन गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स और इट कैन लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स, बट द वैलेंसी इज 4। लेकिन हां, अगर कार्बन के बाद चलोगे किसमें आओगे? नाइट्रोजन में। कितना है इसका? 7 है, तो यहां पे आएगा 2 और यहां पे आएगा 5। अब 5 इलेक्ट्रॉन लूज करने से ज्यादा बेटर है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर ले? ये
3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके पास कितने नेगेटिव चार्ज आएंगे? 3। तो इसकी वैलेंसी क्या होती है? -3। अब अगर आपसे पूछा जाए आप इनमें से कोई भी एलिमेंट की वैलेंसी बता सकते हो अगर आपको उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है? नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते हो। समझ ली। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 30 इसका एटॉमिक नंबर जिंक। लिख के देख लो 2 8 8 करके। पहले तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा जिंक का? 2, फिर 8 गए, फिर 8 गए, तो कितने हो गए? 18 हो गए, फिर 8 चले गए। अच्छा, आप लोग वैसे पढ़ते हो KLMN से 2n स्क्वायर करके। ओके, KLMN एंड देन यू विल राइट 2n स्क्वायर। तो पहले में 2, फिर दूसरे में कितने जाते हैं? 8, एंड तीसरे में कितने जाते हैं? 18 एंड 32। ऐसे कर। अदरवाइज आप 288 करके भी कर सकते हो, उससे भी आ जाते हैं। ठीक है। जिंक के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए, ठीक। दूसरे में कितने चले गए? 8, 10 हो गए। कितने और बचे इसके पास? 20। 20 में से तीसरे में कितने जाएंगे? 18। और कितने बचे? 2। तो 2 किस में चले जाएंगे? लास्ट। अब लास्ट सेल में 32 की बात हो रही है, तो या तो ये 30 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे या फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दे? लूज। तो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करना ज्यादा इजी है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? प्लस। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इन 30 एलिमेंट्स के आपको लाइन से पूरा नाम आपके फिंगर टिप्स होने चाहिए। 15 ये और 15 ये, 30। इन सबके बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या लिखा है, इसका नाम क्या है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हीलियम, दिस इज लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, कैल्शियम है, कैल्शियम ये नहीं, ये उल्टा आएगा। यहां आएगा K, यहां आएगा Ca, राइट। सो आर्गन के बाद आता है पोटेशियम, और फिर क्या आता है? कैल्शियम, फिर स्कैंडियम, टाइटेनियम। ये आपको रखने की याद नहीं, जरूरत नहीं है, ये आपको नहीं आएंगे। ये स्कैंडियम है, ये टाइटेनियम है, ये क्रोमियम है, ये मैग्नीशियम है। यहां से आपको फिर सॉरी मैंगनीज है, मैग्नीशियम ये मैंगनीज है। Fe मतलब आयरन। इसका बहुत यूज है। इसका आपको एटॉमिक नंबर याद रखना है। केमिस्ट्री में इसका आपको एटॉमिक मास याद रखना है। आयरन का बहुत ज्यादा यूज होगा, राइट। कोबाल्ट का बहुत ज्यादा यूज होगा, निकल का यूज होगा, कॉपर का यूज होगा, जिंक का यूज होगा। क्यों होगा? ये सबके सब क्या है? मेटल्स, राइट। सो वी विल यूज दिस। तो आपको यहां से एटलीस्ट याद रखने हैं 30, 29, 28, 27, 26 और ये 25। Mn से लेके Zn तक, और इसके पहले आपका कैल्शियम तक में काम हो जाएगा। ठीक। तो इतने एलिमेंट्स एटलीस्ट कल तक, अब आज लोग घर में जाके पढ़ोगे, ऑफकोर्स सी बात है। तो ये एलिमेंट्स आपको क्या होने चाहिए? याद। इनकी वैलेंसीज आपको क्या होनी चाहिए? याद। चलिए, अगर भूल भी गए तो एटॉमिक नंबर तो एटलीस्ट याद हो, उससे आप इनकी वैलेंसीज क्या कर सकते हो? प्रेडिक्ट। कैसे वैलेंसीज प्रेडिक्ट करना है ये समझ में आ गया, राइट। इसके अलावा एक और टेबल है जिसमें कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ध्यान है। जैसे उसमें लिखा हुआ है NH3, इसके जस्ट एक पहले वाली टेबल है, राइट। उसमें लिखा हुआ है SO4। स्ट्रक्चर ऑफ एटम जिस चैप्टर का नाम है उसके जस्ट पहले वाला चैप्टर जो है आपका चैप्टर 3, उस चैप्टर में ये कंप्लीट टेबल बनी है वैलेंसी 1, वैलेंसी 2 और वैलेंसी 3 की। आपको ये टेबल भी याद होने चाहिए, इनके नाम आपको पता होने चाहिए। अगर मैं यहां पे सीधा लिखूं NH3, यू शुड नो दिस इज अमोनिया। लिखा जाए SO4 तो आपको पता होना चाहिए सल्फेट, सल्फाइड, दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन सा SO4 है, कौन सा SO3 है।
क्योंकि अब जो है वो कंपाउंड्स की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने वाली है। आपको ऐसे ऐसे कंपाउंड्स मिलेंगे जो आपने कहीं देखे नहीं होंगे, तो वहां पे आप कंफ्यूज हो गए। उस कंफ्यूजन को दूर करने का तरीका जानते हो क्या है? यू शुड नो हाउ टू मेक कंपाउंड्स। वो आपने सीखा हुआ है। क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जिससे नहीं बनता केमिकल फॉर्मूले बनाते? खोल के बोलो, यू विल डू इट। इन्हीं वैलेंसीज की शेयरिंग से बनता है केमिकल कंपाउंड। आप सिर्फ वो थर्ड चैप्टर की अगर टेबल याद कर लोगे, आप उसके बाद दुनिया का कोई भी केमिकल फॉर्मूले का आप कंपाउंड लेके आओ, वी विल मेक इट, हम यहां बना लेंगे। सारे के सारे केमिकल कंपाउंड जो है वो सिर्फ उसी एक टेबल से बनते हैं। अब अगर आपसे लाइफ में 2 टेबल्स याद करने कहा जाए तो आप वो कर सकते हो एक दिन। कल तक मुझे वो 2 टेबल्स याद चाहिए, एंड देन आई विल प्रोसीड टू द केमिकल इक्वेशन। फिर आपको मजा आएगा इक्वेशन बनाने में। बना तो समझा भी दूंगा, बना आप लोगे, लेकिन याद नहीं होगा। पहले वो टेबल्स दो क्या होनी चाहिए? याद। चलिए चैप्टर शुरू करें। डालिए आइडिया। कॉपी अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप सीरियसली कंटिन्यू करेंगे, अभी तो चलो ठीक है, आपको रफ में लिखना आप उसमें रख सकते हो। नोट्स बहुत प्रॉपर बनने चाहिए। जैसे जैसे जब जब मैं जो जो लिख रहा हूं आपको बस वही लिखना है। कुछ एक्स्ट्रा अगर अपने मन से ऊपर नीचे आप ऐड करना चाहें बहुत अच्छा है, बट जो मैं लिख रहा हूं दैट वुड बी सफिशिएंट फॉर योर बोर्ड्स, आई कैन प्रॉमिस। देख, तीनों टॉपिक्स या तीनों फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की आप एक ही कॉपी बनाइए, चैप्टर वाइज नोट्स बनाइए। कोई साइंस को डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस आपको मिक्सअप आते हैं। ऐसा नहीं आता फिजिक्स अलग आएगा, केमिस्ट्री अलग आएगा, बायो अलग आएगा, नहीं। और अपन भी ऐसे ही पढ़ेंगे चैप्टर वाइज। वी विल टेक इट एज अ साइंस, यू विल मेक नोट एज अ साइंस, फाइन। चैप्टर शुरू करने के पहले, नोट्स बनाने के पहले आप 4-5 पेजेस छोड़ेंगे। उन 4-5 पेजेस में से 2 पेज में आप यही लिखेंगे, दोनों टेबल्स याद करके। पहली टेबल भी होनी चाहिए और दूसरी टेबल भी होनी चाहिए, एंड देन यू विल राइट द हेडिंग केमिकल रिएक्शंस, फाइन। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। चलिए समझते हैं इसको। कोई एनसीईआरटी रीड नहीं, कुछ नहीं, जैसा अभी पढ़ा है लास्ट ईयर, कोई ऐसा बच्चे इसने मुझसे नहीं पढ़ा है। वी विल डू इट इन द सेम वे ओनली। उसके बाद आपको एक दिन एनसीईआरटी रीड कराई जाएगी जिसकी एक एक लाइन आप पे बनेगी, उससे ज्यादा आपको आता होगा। हर एक एक्टिविटी आपको एक्सप्लेन करके लिखवाई जाएगी, क्योंकि 30% क्वेश्चंस एक्टिविटीज से आए क्लास 10th में। आपके पहले चैप्टर की पहली एक्टिविटी है मैग्नीशियम रिबन वाली, उससे 3 नंबर का क्वेश्चन आया है एक्टिविटी बेस्ड क्लास 10 बोर्ड। तो आपको हर एक एक्टिविटी जो आप इग्नोर कर देते हो कि ये तो नहीं आएगी, दी रहती है ना, केमिस्ट्री में एक्टिविटीज दी रहती है, फिजिक्स में दी रहती है, तो एक्टिविटीज से क्वेश्चंस आते हैं, राइट। सो वी विल फोकस ऑन द एक्टिविटीज ऑल्सो। एक्टिविटीज में फोकस ऐसे किया जाएगा कि जब चैप्टर के नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हर एक एक्टिविटी क्वेश्चन के फॉर्म में केस स्टडी बेस्ड आपको लिखवा दी जाएगी। तो आपको वो बनेगा कि इस टाइप से क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट, उतना आपको करा दिया जाएगा। तो एक्टिविटीज आपकी प्रिपेयर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। आप लोग कितना जानते हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में? एनीवन? कभी ये वर्ड सुना होगा, केमिकल रिएक्शंस? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म केमिकल रिएक्शन? नहीं सुना कभी? हाँ, ओके। और कोई? ये जब वर्ड सुनते हो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? किसी के दिमाग में केमिस्ट्री लैब आई, किसी के दिमाग में बीकर्स आए वो जो आप पकड़ते हो, किसी के दिमाग में कलर्स आए, किसी के दिमाग में बीकर में से धुआं निकलता हुआ आया होगा। तो भैया बोलो, यही केमिकल रिएक्शंस है। आपके दिमाग में सब कुछ सही आ रहा है,
बस आपने सीख लिया है कि आपको वर्ड्स में पढ़ना है, जो चीज आपको बुक में लिखी हुई है वो आपको याद करना। दिस इज नॉट द वे। अगर केमिस्ट्री को इंटरेस्टिंग बनाना है, दिस इज द ओनली वे। जो आपके दिमाग में आ रहा है वो बिल्कुल सही है। दीज आर द केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन सबसे पहले जब आप वर्ड सुनते हैं तो ऑफकोर्स की बात है, आपके सामने एक कोनिकल फ्लास्क आता है और उस कोनिकल फ्लास्क में दिख रहा होगा और उसमें से धुआं निकल रहा होगा, एंड दिस इज द केमिकल रिएक्शन। आपका दिमाग सही प्रेडिक्ट कर रहा है, लेकिन उसका आपको नॉलेज नहीं है कि ये है क्या। फाइन। सो आपने दो टाइप के चेंज पढ़े होंगे लास्ट ईयर। एक चेंज आपने पढ़ा होगा फिजिकल चेंज और एक चेंज आपने पढ़ा होगा केमिकल चेंज। अब ये तो आपने लास्ट ईयर पढ़ा है, तो इनके बारे में तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, राइट। व्हाट इज अ फिजिकल चेंज? क्या है फिजिकल चेंज? ओके, जहां पे किसी भी कंपाउंड मटेरियल या बॉडी की ऑब्जेक्ट की शेप और साइज में चेंज आता है, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है, राइट। तो हम कहते हैं कि वो चेंज कैसा है? फिजिकल चेंज है। और जब ओके गुड, और जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज के चेंजेस इन्वॉल्व है वो चेंज कैसा है? केमिकल चेंज, जो रिवर्सिबल नहीं है। केमिकल चेंज एक बार हो जाता है तो वो रिवर्स नहीं होता, राइट। फॉर एग्जाम्पल कुकिंग ऑफ फूड, आप खाना बनाते हो, दैट इज अ केमिकल चेंज, दैट इज अ केमिकल रिएक्शन। तो चेंज से आगे अगर आप वर्ड बनाओगे तो वो क्या बन जाएगा? रिएक्शन, राइट। सबसे बेस्ट एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन का, आपने देखा होगा स्नेक लैंड, चूना। कलाई बनाते ना घर में, सबने किया होगा मोस्ट प्रोबेबली। कोई अगर ज्यादा अमीर घर से ना हो तो देखा होगा मटके में चूने में पानी डालते हैं, उसमें से बहुत ज्यादा भाप निकलती है और कलाई बन जाती है। वो स्नेक लैंड से आप क्विक लैंड बनाते हो। खैर ये स्नेक लैंड क्विक लैंड क्या होता है बात की बात है, बट वहां पे जो आप देख रहे हो दैट इज अ केमिकल रिएक्शन, फाइन। आपने देखा होगा कि दूध को अगर आप ऐसे खुले में रख दो तो उसका कलर क्या हो जाता है? चेंज, हट जाता है दूध। आप वापस से उससे अच्छा दूध बना सकते हो क्या? नहीं। अगेन अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। आप किसी भी लोहे के आयरन के मटेरियल को आप बाहर छोड़ दीजिए ऐसी धूप में छत पे, द रस्टिंग विल टेक प्लेस आफ्टर सम टाइम। रस्टिंग, जंग लग जाएगी, और उस जंग को आप कभी छुपा सकते हो क्या? नहीं। कितना भी रेत पेपर घिस लो, आयरन कम हो जाएगा। मान लो आपने 10 किलो का आयरन की जंग छुपाने में लग गए तो ऊपर का आयरन सड़ गया है, तभी तो जंग बनी है। अब वो आयरन 9 किलो का बचेगा, जंग तो चली जाएगी। सो दैट इज अ केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन। वी रेस्पायर, हम सांस लेते हैं, कन्वर्टिंग द कार्बन डाइऑक्साइड इंटू ऑक्सीजन और कन्वर्टिंग द ऑक्सीजन इंटू कार्बन डाइऑक्साइड, अगेन अ केमिकल रिएक्शन। तो ये आपने जितने भी केमिकल रिएक्शंस अभी नोटिस किए, हमने आपको इतने सारे एग्जांपल्स दिए, दैट इज अ कुकिंग ऑफ फूड, स्टोरिंग ऑफ मिल्क, रेस्पिरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, इन सब में आपने कुछ ना कुछ ऑब्जर्व किया है। नंबर 1 ऑब्जर्वेशन, चेंज इन कलर। बहुत सी जगह किस चीज में चेंज आया? कलर में। ऑब्जर्वेशन नंबर 2, और क्या चेंज हुआ? स्टेट में चेंज आता है बहुत जगह। फॉर एग्जाम्पल आपने सॉलिड लिया है और कुछ टाइम बाद अगर आपने उसमें लिक्विड मिलाया है तो वो सॉलिड हो सकता है गैस में कन्वर्ट हो। आपको दिखता है ना कहीं कहीं धुआं निकलते। तो आपने एक स्टेट में लिया था दैट इज अ सॉलिड स्टेट, आफ्टर सम टाइम जब रिएक्शन हुआ तो वो सॉलिड स्टेट किसमें चेंज हो गया? गैसियस, मे बी इन लिक्विड। सो देयर इज अ चेंज इन स्टेट ऑल्सो, राइट। नंबर 3, बहुत जगह आपने देखा जैसे वही कलई बनाने वाली प्रोसेस, पहले तो नॉर्मल टेम्परेचर था, ठंडा था सब कुछ, कुछ टाइम बाद उसमें से धुआं निकलने लगा, इतना ज्यादा गर्म हो गया कि आप उसमें अब हाथ नहीं डाल सकते, राइट। तो आप देख रहे हो कि यहां पे चेंज इन टेम्परेचर भी हो रहा है। सो नंबर 3, चेंज इन टेम्परेचर। और साइज,
ओके, सो मास चेंज भी नहीं, मास कंजर्वेशन पढ़ेंगे अपन। और एक और तो मुझे पता है प्रेसिपिटेट, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, वो आपको यहां कहीं एनसीईआरटी में नहीं दिखेगा, बट इट इज इंपॉर्टेंट। आई विल टेल यू व्हाट इज प्रेसिपिटेट। उसके अलावा और स्मेल चेंज हो सकती है, गुड। और अच्छा ऑब्जर्वेशन है स्मेल, ये आपको 11th क्लास में मिलेगा फिर से। जब आप केमिकल रिएक्शंस के प्रैक्टिकल करोगे तो बहुत सी चीजें आपको सूंघ के बतानी पड़ेगी, इसकी स्मेल ऑडोर है, इसकी स्मेल फ्रेग्रेंस है, तो वो सब आपको देखना पड़ेगा। गुड, स्मेल। और सोचिए और क्या केमिकल चेंज में या केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व है। इधर देखिए, प्रेसिपिटेट। नाउ व्हाट इज दिस वर्ड प्रेसिपिटेट? जब भी आप दो एक्वस सॉल्यूशन को मिला के कोई केमिकल रिएक्शन करते हो, एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर, जब भी कभी आप तो एक्वस सॉल्यूशन या वाटर सॉल्यूशन को मिला के क्या करोगे, कोई भी रिएक्शन करोगे, तो उन रिएक्शंस में मोस्ट ऑफ द टाइम रिएक्शन होने के बाद आपको कुछ ना कुछ सॉलिड फॉर्म का सब्सटेंस मिलता है। वो सॉलिड फॉर्म का सब्सटेंस कहलाता है प्रेसिपिटेट। क्या कहलाता है? प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट के लिए कुछ कंडीशंस बहुत फिक्स है। क्या है फिक्स? जैसे कि जब भी रिएक्शन होगा, वो रिएक्शन में जो शुरू के जो एलिमेंट्स इंवॉल्व होंगे वो हमेशा क्या रहेंगे, लिक्विड फेज में। देयर वुड ऑलवेज बी एन एक्वस सॉल्यूशन। जब दो एक्वस सॉल्यूशन के मिलने के बाद, रिएक्शन के बाद आपको अगर कोई सॉलिड फॉर्म मिल रहा है तो उस फॉर्म का नाम क्या है? प्रेसिपिटेट। आई विल गिव यू द परफेक्ट एग्जांपल। जब हम जिंक सल्फेट का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, वहां पे आपको दिखेगा कि येलो प्रेसिपिटेट कैसे होता है। लेड नाइट्रेट में आपको येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा, राइट। अब यहां इतने सारे केमिकल एलिमेंट्स तो नहीं दिखाए जा सकते, बट अगर केमिस्ट्री लैब में किसी दिन मैम फ्री होंगी तो आई विल टेल यू ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स देयर। आपको वहां पे मैं सारे एक्सपेरिमेंट्स दिखाऊंगा, तो आपको क्लैरिटी होगी कि ये सच में क्या होता है प्रेसिपिटेट। अभी आज समझ लीजिए, रेत देखिए, रेत के टर्म्स का आपको सॉलिड मिलता है रिएक्शन होने के बाद, राइट, विच इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है, या हमें कैसे पता पड़े कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, तो उसमें किसी भी सब्सटेंस के कलर में चेंज आता है, उस सब्सटेंस के स्टेट में चेंज आता है, या उस सब्सटेंस के टेम्परेचर में चेंज आता है। आवाज आ रही है? बोलना कोई। ऑडिबल? हाँ सर, हाँ सर। बोलो बोलो। चलिए ठीक है, फाइन। तो मैंने कहा कि अगर आपको देखना है कि अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, देन यू शुड ऑब्जर्व सम थिंग्स लाइक द चेंज इन कलर, द चेंज इन स्टेट, द और कौन सा चेंज था? टेम्परेचर, एंड अनदर वन इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इनमें से अगर आपको कुछ भी दिख रहा है तो आप कह सकते हो कि केमिकल रिएक्शन अकर। फाइन। So this is a little bit introduction about the chemical reaction, right? सबसे पहला एक्टिविटी का एग्जांपल आपको दिया है मैग्नीशियम रिबन का। एक इस तरीके का मैग्नीशियम रिबन रहता है, बहुत अच्छी से देख, यही एक्टिविटी बोर्ड में आई थी। अब कितनी सिंपल है वो आप देख लीजिए। इस मैग्नीशियम रिबन को हमने क्या किया? हीट, इसमें आग लगाई, फाइन। और यहां पे एक ट्रे रखी है। ये मैग्नीशियम का रिबन जब हीट करेगा या
इसको आप जलाओगे तो जलने के बाद ये राख में कन्वर्ट होगा और यहां पे आप एक व्हाइट कलर का पाउडर इकट्ठा कर सकते हो। आपने देखा कि जब भी मैग्नीशियम रिबन को आपने हीट किया, यू हैव डन अ केमिकल रिएक्शन। आपने क्या किया? केमिकल रिएक्शन। क्यों किया केमिकल रिएक्शन? आप देख सकते हो कि स्टेट में क्या आया है? चेंज। यू गेट द व्हाइट डेजलिंग मटेरियल। फाइन, स्टेट में चेंज आया। मे बी द चेंज इन द टेम्परेचर ऑल्सो। हो सकता है आप जब पहले हीट कर रहे थे तो टेम्परेचर क्या था? ज्यादा। फिर जब व्हाइट पाउडर आपको मिला होगा तो उसका टेम्परेचर क्या होगा? कम। फाइन, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि जो स्टार्टिंग की मटेरियल्स थे वो दोनों के दोनों क्या थे? सॉलिड्स या गैस। कहीं पे भी आपको एक्वस सॉल्यूशन दिख रहा है क्या? नहीं। फाइन, तो कहीं ना कहीं आप इन चारों में से कुछ में क्या देख रहे हो? चेंज। इट मीन्स अ केमिकल रिएक्शन है अकर्ड। मैग्नीशियम को जलाना का मतलब होता है मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराना। ये केमिस्ट्री का बहुत बेसिक क्लास 9 से पता होना चाहिए। किसी भी चीज का आप कंबक्शन करते हो तो कंबक्शन को O2 के साथ क्या कर रहे हो? रिएक्ट। यू आर डूइंग द कंबक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। आपको पता है अगर कहीं पे ऑक्सीजन नहीं होगी तो वहां आग नहीं लग सकती। आग कौन लगाता है? ऑक्सीजन। तो अगर मैंने मैग्नीशियम रिबन को जलाया है, इसका मतलब है कि मैंने मैग्नीशियम रिबन को किसके साथ रिएक्ट किया है? ऑक्सीजन के साथ। और यह करने के बाद जो मुझे ये व्हाइट पाउडर मिला है, इसका नाम क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है ये? मैग्नीशियम ऑक्साइड। फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। यू हैव टेकन द मैग्नीशियम रिबन। उस मैग्नीशियम रिबन को आपने जलाया जिसके कारण आपको एक व्हाइट कलर का एस मिला जिसका नाम क्या था? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसको अगर आप पूरा सेंटेंस में लिखोगे तो ये बहुत लंबा जाएगा। दैट वी हैव रिएक्टेड अ मैग्नीशियम रिबन विद द ऑक्सीजन और वी बर्न द मैग्नीशियम रिबन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेट द प्रोडक्ट एज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो केमिस्ट या फिजिसिस्ट या साइंटिस्ट ने इस इतने लंबे सेंटेंस को छोटा करने के लिए यूज किया केमिकल इक्वेशन। क्या यूज किया? केमिकल इक्वेशन। इधर आई कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ होल लाइन कि मैं लिखूं आई हैव रिएक्टेड द मैग्नीशियम रिबन विद द ऑक्सीजन एंड गेट द मैग्नीशियम ऑक्साइड, और आई कैन डायरेक्टली राइट लाइक दिस। देखो, मैग्नीशियम किससे रिएक्ट कराया मैंने इसको? ऑक्सीजन। और इस रिएक्शन के बाद क्या मिला है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये एरो शो करता है कि ये दो मटेरियल मिलकर ये एक मटेरियल बना रहा है। मतलब रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रहा है? इस डायरेक्शन। प्लस साइन शो करता है कि आपने दो अलग अलग एलिमेंट्स लिए हैं। एक लिया है मैग्नीशियम और दूसरा क्या लिया हुआ है? ऑक्सीजन। पर रिएक्शन के पहले के एलिमेंट्स का नाम है रिएक्टेंट्स। क्या है इनका नाम? रिएक्टेंट्स। और रिएक्शन के बाद जो आपको एलिमेंट्स मिलते हैं इनका नाम क्या है? प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट्स एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शन होता है और क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट। दिस इज अ कंप्लीट केमिकल इक्वेशन कि हमने मैग्नीशियम को रिएक्ट किया ऑक्सीजन से और मिला क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर इसको थोड़ा सा और शॉर्ट करना है तो हम इनके सिंबल्स भी यूज कर सकते हैं। इसीलिए आपको वो सिंबल वाली टेबल याद कराई जा रही है। अगर मैग्नीशियम को और छोटा लिखना है, आई कैन राइट लाइक Mg प्लस ऑक्सीजन का सिंबल क्या है? O2, गैस के फॉर्म में, डायटोमिक मॉलिक्यूल। और यहां पे आप दो क्या? एरो। और अगर आपका केमिकल फॉर्मूला बनाते बनता है
तो आपको पता होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या लिखते हैं? MgO2। क्या लिखते हैं? नहीं, MgO। बेवकूफ। इसीलिए कह रहा हूं कि वो दो टेबल्स याद कर लो, बिकॉज अगर मैं कहूंगा MgO2 तो आप कहोगे हाँ MgO2। अगर आपको भी पता होता कि मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनाया जाता है, आप लिख सकते हैं कि ये है मैग्नीशियम और ये है ऑक्सीजन, राइट। यहां पे मैग्नीशियम की वैलेंसी 1, यहां पे 1, दोनों को सॉल्व करोगे यू विल गेट Mg। तो आप ये बना ले। किस किस को पता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला ऐसे बनता है? कितनों को पता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला ऐसे बनेगा? अच्छा, ये नहीं पता तो सही कितनों को पता है कैसे बनेगा? तुम्हें पता है? 2, यहां पे 3। हाँ, कैसे बनेगा समिति मैग्नीशियम ऑक्साइड? यहां पे क्या रहेगा और वहां पे? कल एक क्लास पहले केमिकल फॉर्मूला बनाना सीखा? नहीं आता तो कोई बात नहीं। मैं बार बार बोल रहा हूं कि इनकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है, तो सीख लीजिए, राइट। तो थोड़ा टाइम शुरू में 15 मिनट 20 मिनट अपन बेसिक्स रिवाइज करेंगे। फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट हाउ टू राइट द केमिकल फॉर्मूला। और आप इतने कॉन्फिडेंट होके जाओगे यहां से केमिकल फॉर्मूले को लेके कि आप कोई भी केमिकल फॉर्मूला बना लो, फाइन। बस जब आप कल आओ तो वो 2 टेबल्स याद करके आना। अगर वो 2 टेबल्स याद होंगी, वी कैन डायरेक्टली यूज द वैलेंसीज, वी कैन मेक द केमिकल फॉर्मूला। इट्स सो सिंपल, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। फिलहाल के लिए आप एक बात बस याद रखिए कि मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO होता है। कैसे बनेगा वो अपन कल देखेंगे, फाइन। तो अगर मुझे इनके सिंबल्स याद है तो मैं इनको और शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूं, Mg + O2 = MgO। दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। ऐसे अपन को कम से कम 50 रिएक्शंस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। You will study the type of chemical reactions, double displacement, oxidation, reduction, right? कैसे ये केमिकल रिएक्शंस होते हैं? अभी आप देख सकते हो कि ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं है। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन सीखनी, ये सही है, लेकिन ये स्केलेटल फॉर्म में। किस फॉर्म में? स्केलेटल फॉर्म में। इट इज नॉट कंप्लीट। क्यों नहीं है कंप्लीट? आप देखो, आपने कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है? आपने कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है? मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब जितना मास रिएक्टेंट्स का है उतना ही मास किसका होगा? प्रोडक्ट का। ये बात तो क्लियर है। यहां पे आप देखो, मैग्नीशियम का एक मॉलिक्यूल है, मैग्नीशियम का एक मॉलिक्यूल, मतलब मैग्नीशियम का मास तो कंजर्व है। यहां आप देखो ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल है? 2, O2। बट यहां पर कितना मॉलिक्यूल है? 1। ऑक्सीजन का मास कंजर्व है क्या? 9। मतलब दिस रिएक्शन इज नॉट कंप्लीट। अभी आपको इसको क्या करना पड़ेगा? बैलेंस। बैलेंस करने का मतलब यह है कि अगर यहां पे 2 लगा दिया जाए और यहां पे भी 2 लगा दिया जाए, तो आप देख लो अब सबके मास क्या हो गए होंगे? सेम। यू कैन चेक। 2 मैग्नीशियम, 2 ऑक्सीजन, टोटल मास कंजर्व। इसको बैलेंसिंग कहते हैं। ये अपन शुरू से बेसिक से पढ़ेंगे, अभी मैंने जल्दी में बता दिया। बट आपको बताया कि जब आपका ये रिएक्शन लिखा हुआ था तो ये रिएक्शन क्या था? इनकम्प्लीट था, बैलेंस्ड नहीं था, स्केलेटल फॉर्म में। सही ये भी है, लेकिन अपन को एक लेवल अप जाना है, क्योंकि आपके यहां पहला क्वेश्चन आएगा बैलेंस द केमिकल रिएक्शंस। तो आपको इनको बैलेंस करना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज जस्ट द स्टार्टिंग। आज के लिए अगर आपको कंक्लूड कराया जाए तो आपका कंक्लूजन सिर्फ इतना है कि जब भी आप अपने आजू बाजू किसी चीज के कलर में, स्टेट में
उसके टेम्परेचर में अगर चेंज देखते हैं तो आप समझ जाइए कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अगर आप ग्रेप्स को 2 दिन तक छोड़ देंगे तो ग्रेप्स की हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि उसमें क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हुआ है। वी विल सी, राइट। तो ये जो आप यहां पे देख रहे हो, इन चारों चीजों में जो चेंज आ रहा है, दैट विल गिव यू द डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो पहला पॉइंट जो आपकी कॉपी में आएगा, द डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसमें आप लिखोगे अ केमिकल रिएक्शन इज सेड टू अकर्स व्हेन देयर इज अ चेंज इन द स्टेट, कॉमा टेम्परेचर, कॉमा प्रेसिपिटेट, कॉमा और क्या लिखा हुआ है, स्टेट, फुल स्टॉप, राइट। इस टाइप से आपको केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन लिखवाई जाएगी और वहां से नोट्स क्या होंगे, शुरू। ठीक, तो अभी सिर्फ अपन ने इतना देखा है और एक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल देखा है जो आपकी किसमें दी हुई थे, एनसीईआरटी। क्या एग्जांपल देखा, मैग्नीशियम के रिबन को देखो। मैग्नीशियम 2 फॉर्म में लैब में प्रेजेंट रहता है, एक रिबन के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है और एक पाउडर के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। उस रिबन को जब आप बर्न करोगे तो एक डेजलिंग लाइट निकलती है, व्हाइट कलर का फ्लेम निकलता है। वैसे आप किसी चीज को बर्न करते तो येलो फ्लेम निकलता है, बट आप जब मैग्नीशियम को बर्न करते तो कैसा फ्लेम निकलता है, व्हाइट। तभी जाके जो पाउडर मिलता है वो भी आपको कैसा मिलता है, व्हाइट। तो ये केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। When the magnesium reacts with the O2, the magnesium oxide will form. Magnesium oxide भी solid है, क्या है, solid है, right? First example, यहां से शुरू होता है केमिकल रिएक्शन। चलिए, we will proceed tomorrow.